कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है? कौन कहता है मोहब्बत बर्बाद करती है? अरे निभाने वाला मिल जाए तो जमाना याद करती है। ठीक इसी तरह से मेरे दोस्तों, कौन कहता है कि हमारा पढ़ाई हार्ड होती है? कौन कहता है हमारा पढ़ाई हार्ड होती है? अरे अगर पढ़ाने वाला सही मिल जाए तो हमारा रिजल्ट याद करती है। सो दोस्तों, आज मैं आपके सामने में लेकर आया हूं 5 मार्क्स का क्वेश्चन। आप लोगों का काफी डिमांड था कि सर 5 मार्क्स का क्वेश्चन करवाइए, 5 मार्क्स का क्वेश्चन करवाइए। तो फाइनली मैं आज आपके सामने लेकर आया हूं। अरे यकीन मानिए, जो बंदा सही तरीके से देख लेते हैं, कल के पेपर में एक भी प्रश्न नहीं छूटेगी। और हाँ, याद करने का झंझट नहीं, रटने का झंझट नहीं, याद करने का टेंशन नहीं, सारा खोपड़ी में याद रखेगा। तो चलिए सर स्टार्ट करते हैं एक एक प्रश्न को। पहला प्रश्न है सर, टॉप ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हर साल हमारे पेपर में आती है, एकदम साधारण लैंग्वेज में। सुनिए बाबूजी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी की भूमिका का वर्णन करना है। भारतीय राष्ट्रीय, जो भारत को स्वतंत्रता दिलाने में गांधी जी की क्या क्या भूमिका रही, आइए बात करते हैं। सबसे पहले गांधी जी के बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए। भारतीय इतिहास के चमकते सितारे गांधी जी का, क्या हो गया भाई? हाँ, भारतीय इतिहास के चमकते सितारे गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ है। हम सभी को अच्छी तरह से पता है कि चमकता सितारा हमारा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिला में हुआ है। इसका बचपन का नाम मनु था। लोग इसे प्यार से बापू कहते थे। ओ बापू बोलते थे, प्यार से इसे बापू कहते थे। इनका पिता का नाम करमचंद गांधी था। इसके माता का नाम, यानी पिता याद रखिएगा के दीवाने थे। इसके पिता जो थे ना भाई, पिता के दीवाने थे। इसके माता का नाम पुतलीबाई था। इसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था, जिसने मात्र 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी का विवाह हो गया था। महात्मा गांधी सत्यवादी। अब यहां तक उनको इंट्रोडक्शन कंप्लीट, यहां तक उनका पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन कंप्लीट हो गई है। अब यहां से आपको लिखना होगा जो क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले लिखना, भारतीय इतिहास के चमकते सितारे महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर जिले में हुआ है और इसका बचपन का नाम मनु था। लोग इसे बापू कहते थे और इसका पिता का नाम करमचंद गांधी था। इसके पिताजी का वो दीवाने थे। इनके माताजी का नाम याद रखिएगा पुतलीबाई था और उसकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था। ठीक है, कस्तूरबा गांधी था। ठीक है ना भाई, माता का नाम पुतलीबाई कस्तूरबा गांधी था, जिसे मात्र 13 वर्ष की अवस्था में गांधी जी की विवाह हो गया था। मात्र 13 वर्ष की अवस्था में हमारे प्यारे से गांधी जी का विवाह हो जाता है, शादी संपन्न हो जाती है। ठंडी के मौसम में मजा आएगा उनको। गांधी जी का सत्यवादी और दयान थे। गांधी जी हमेशा सत्यवादी थे और अहिंसा के एकदम जन्मदाता थे भाई। गांधी जी कहते थे किसी से भी हिंसा ना करियो, देखो हो ऊपर वाला, ना करिया कखुरे से हिंसा बाबू। ठीक है, मात्र 24 वर्ष की उम्र में वकालत की शिक्षा ग्रहण करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए। मात्र 24 साल की उम्र में मेरे दोस्तों वो वकालत की डिग्री हासिल करने के लिए वो इंग्लैंड चले गए थे। गांधी जी का मानना था कि बच्चे का प्रथम पाठशाला उनका परिवार है। अब गांधी जी कहते थे कि बच्चा का जो प्रथम पाठशाला होती है, मैं भी यही कहता हूं कि गांधी जी के अनुसार अगर मैं बोलूं तो बच्चों का प्रथम पाठशाला उनका परिवार होता है। उनके परिवार जैसे उनको भरण पोषण करेंगे वैसे ही उनका भविष्य तैयार होगी। जैसे हम लोग पौधे रोपते हैं ना भाई, पौधे को जैसे लगाते हैं, जैसे पानी खाद्य वगैरह देंगे वैसे ही हमें फल भी देंगे, वो हमारा बच्चा है। इसलिए कहता है कि गांधी जी का मानना था कि बच्चों का प्रथम पाठशाला उनका परिवार है। माता पिता का आचरण विचार, माता पिता का जो उनका माता पिता थे उनका आचार और विचार का प्रभाव बच्चों के मस्तिष्क पर पड़ता है। माता पिता अच्छा शिक्षा देंगे अपने बच्चों को तो वह अच्छे रास्ते पे जाएंगे, गलत धारणा देंगे तो वह गलत रास्ते पे जाएंगे। माता पिता के विचारों का प्रभाव है भाई। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त वर्णों से महात्मा गांधी जी प्रारंभिक जीवनी का स्पष्टीकरण हो जाती है। ये है सर उसका आंसर। ठीक है, भूमिका है गांधी जी के राष्ट्रीय आंदोलन में, इसके बारे में कुछ लिखना है। आइए सर बात करते हैं अगला क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपका 100% नहीं 500% छपेगी। कितना परसेंट बोलिए ना भाई? 500%। 1870 के विद्रोह के प्रमुख कारण, कसम से बोल रहा हूं, अगर ध्यान से सुन लिए तो मरते दम तक नहीं भूलोगे। सुनिएगा भाई, मजा आ जाएगा। 1857 के विद्रोह के प्रमुख कारण की विवेचना करें। 5 कारण है। पहला कारण तत्कालीन कारण। पहला कारण के बाद क्वेश्चन को थोड़ा सा ऊपर उठा देते भाई। ठीक है,
पहला कारण क्या, अगर मैं जूम कर देता हूं थोड़ा सा ताकि आप लोग विजिबल हो सके। पहला कारण था हमारा, याद रखेगा मेरे शेर शेरनी, तत्कालीन कारण 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था। यानी एक कारतूस लगे, तो कारतूस मतलब समझते हैं जो बंदूक का प्रयोग करते हैं ना भाई, जो हाथ में पकड़ कर रखते हैं ना बंदूक, वो कारतूस। उस कारतूस में ना मेरे दोस्त एक लेयर लगा होता था। तत्कालीन कारण किसे कहते सुनेगा। उस कारतूस में ना एक लेयर लगा होता था और भारतीय सैनिकों के साथ ये कहा गया कि आप कारतूस को प्रयोग करने से पहले इसमें जो लेयर लगा है ये आपको दांतों से हटाना है। किससे हटाना है? दांतों से आपको हटाना है। और मेरे दोस्तों देखा गया है कि कारतूस के ऊपर सुअर और गाय के चर्बी का लैपिंग किया हुआ था, लेप किया था। गाय जो थी और जो हमारा सुअर था, इसके चर्बी के माध्यम से कारतूस पर लैपिंग किया हुआ था। और भारतीय सैनिकों से यह कहा गया, अंग्रेज सरकार ने कहा कि इसे प्रयोग करने से पहले ये जो है मेरे दोस्तों दांत से हटाना पड़ेगा। जैसे मेरे दोस्तों ये किताब है, इसको हम पढ़ने से पहले अगर हम बोलेंगे कि इस तरह से आपको चार्ट के फर्स्ट पेज आपको इस तरह से करना पड़ेगा, है ना। अगर मैं बोलूंगा फर्स्ट पेज में ही सुअर और गाय की चर्बी लगा हुआ है, आप बोलेंगे कि भाड़ में जाए मेरे पढ़ाई, मैं अपने धर्म को भ्रष्ट नहीं करने वाला हूं। करेंगे? कोई नहीं करना चाहेंगे ना भाई। वही है यहाँ पे। तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण चर्बी वाला कारतूस था, जिसे भारत के सैनिकों ने लेने से मना कर दिया। भारत का सैनिक कहता है मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, हाँ जल्दी से निकाल दीजिए, कोई परवाह नहीं है मुझे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ये काम करने वाला नहीं हूं, मैं अपने धर्म को भ्रष्ट करने वाला नहीं हूं। उस समय बंदूक में भेजे जो कारतूस का प्रयोग होता था उसमें गाय और सुअर की चर्बी मिलाया जाता था। इसलिए मंगल पांडे नामक सैनिक ने, मंगल पांडे खतरनाक सैनिक था, वह कहता है जनाब हमारे देश का गुलाम, हमारे देश में हम लोग रहते हैं, हमारे देश में आकर हमें गुलाम बनाकर रखें, इसका मतलब यह नहीं है कि आप जो कहेंगे सो मैं करने वाला हूं। निकाल दीजिए गोली से, निकाल दीजिए यहां से नौकरी से, कोई टेंशन नहीं है, पर हम अपने देश को आगे झुकने नहीं दूंगा, मैं अपने धर्म को आगे झुकने नहीं दूंगा, आप निकाल दीजिए मुझे। मेरे दोस्तों मंगल पांडे ने विरोध किया और विरोध ऐसे हुआ कि मेरे दोस्तों 1857 की क्रांति को वहीं जो है मेरे दोस्तों तत्कालीन कारण बताया गया। इसलिए मंगल पांडे नामक सैनिक ने कारतूस का प्रयोग करने से मना कर दिया और मंगल पांडे ने कहा नहीं करूंगा। चर्बी वाले कारतूस 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। अब आते से राजनीतिक कारण क्या था सुनेगा। टोलॉजी ने हड़प नीति के तहत नागपुर, झांसी, अवध इत्यादि प्रांत को कुशासन का आरोप लगाकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया। मेरे भाई राजनीतिक कूटनीति क्या था? लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी गया, अवध गया, झांसी गया और नागपुर गया। इन सब इलाकों में जाने के बाद उनके इलाकों को दोस्तों कुशासन किया, लोगों को टॉर्चर किया और टॉर्चर करने के बाद लोग इतना मजबूर हो गए कि वह जमीन को देने के लिए तैयार हो गए, इतना मजबूर हो गए थे। अब मेरे भाई वो जैसे जमीन दे दिए तो जो हमारा लॉर्ड डलहौजी थे वो अपने जमीन को अपने ही साम्राज्य में मिला लिए, अपने ही साम्राज्य में मिला लिए, ठीक है। जिसके कारण छोटे छोटे राजा अंग्रेजी सरकार से दुखी हो गए और इसी के कारण छोटे छोटे जो राजा थे जिसके जमीन छिना गया भाई, वो राजा बिल्कुल अंग्रेजों से खुश रहेगी नहीं, दुखी हो गए। लॉर्ड वेल्लेसली ने सहायक संधि का प्रारंभ कर दिया, किसानों पर कर बढ़ा दिया और इसी समय खतरनाक व्यक्ति आता है हमारा लॉर्ड वेल्लेसली। लॉर्ड वेल्लेसली ने किसानों का टैक्स और बढ़ा दिया, लॉर्ड वेल्लेसली ने किसानों का टैक्स और बढ़ा दिया। कहा मेरे दोस्तों कि पहले 5 रुपया देते थे तो अब 10 रुपया देना होगा। किसान लोग और मेरे दोस्तों नाखुश हो गए। इन्हीं सब कारण को देखते हुए हमारे 1857 में राजनीतिक कारण मेरे दोस्तों एक प्रमुख कारण बन गया। मैंने अभी 2 कारण बताया भाई। पहला कारण देखिए भाई तत्कालीन कारण, दूसरा कारण हमारा राजनीतिक कारण। मरते दम तक नहीं भूलोगे मेरे दोस्त, सही तरह से कहा सुन रहे तो। आर्थिक कारण बड़ी मजेदार वाला स्टोरी भाई। आर्थिक कारण देखिए, आर्थिक कारण में कहा गया था कि 1857 क्रांति का प्रमुख कारण आर्थिक कारण था। 1857 के क्रांति का प्रमुख कारण हमारा आर्थिक कारण था। अंग्रेजों के द्वारा भारत के सेना सोना चांदी, सोना होगा सेना नहीं, सोना चांदी इत्यादि को लूट कर इंग्लैंड भेजा जाता था। अब सुनिए मेरे भाई, इंग्लैंड मेरे अंग्रेज सरकार कितना जो है बुद्धिमान व्यक्ति था। वो भारत आए, भारत आने के बाद भारत के सोना चांदी को लूट कर ले गए और इसके बाद भारतीय किसानों पर जो है अत्याचार करने लगे, टॉर्चर करने लगे कि आप लोग कपास की खेती कीजिए, कपास की खेती कीजिए। कपास की खेती करने के बाद वो कपास को वो खरीद लेते थे अंग्रेज सरकार। खरीदने के बाद ये कपास को अपने देश से लेकर चले जाते थे और कपास को जब ले जाते थे तो उससे वस्त्र बनाते थे, जैसे स्वेटर वगैरह कपड़ा जो पहनते, वो कपड़ा को भारतीय बाजार में
फिर से वो भारत लाते थे और भारतीय लोगों को अधिक से अधिक दामों पर बेचा करते थे। इससे भी लोग नाखुश हो गए और इसी कारण से हमारा आर्थिक कारण शुरू हो गया, 1897 की क्रांति शुरू हो गई। वही कह रहा है कि इत्यादि सोना चांदी को लूटकर इंग्लैंड भेज दिया, यहाँ का कच्चा माल जैसे कपास को सस्ते दामों में खरीद कर, कपास को सस्ते दामों में खरीद लेते थे और उसको मेरे दोस्तों इस कपास को से कपड़े बनाकर भारत में ही अधिक दामों में बेचा करता था। यहाँ के किसान पर अत्यधिक लगान कर लगा दिया। अब जो मेरे टैक्स ज्यादा लगा दिए तो किसान तो है नाखुश हो जाएंगे, जिसके कारण किसानों की हालत बहुत ही खराब हो गई। अब किसान मेरे भाई ज्यादा से ज्यादा टैक्स लगा देंगे तो किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। जैसे मैंने आप लोगों को कोर्स दिया, चैलेंज किया हूं मेरे भाई कि अगर जो भी स्टूडेंट्स क्रैश कोर्स को आप लोगों ने पढ़ा है मात्र 299 रुपया में, तो उनका रिजल्ट इतना बेहतर होगी मेरे दोस्तों, जब रिजल्ट आएगा हाथ में तब आप लोग देख लेंगे। इसलिए कहता हूं कि जो भी स्टूडेंट्स अभी तक प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड नहीं किए हैं, जल्दी से डाउनलोड करके हमारे साथ जुड़ जाइए। इसका क्लास जो है ना सुबह शाम दोनों टाइम पे होती है, फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग इसमें पढ़ाया जाता है, एकदम फाइनल एग्जाम के अकॉर्डिंग, तो लेट ना करें। हाँ, अगर मैं फी अभी 299 रखा हूं तो सारा स्टूडेंट्स बाय कर लेंगे, लेकिन अगर यही फी अगर मैं 2000 रख दूंगा तो आप क्या करेंगे? नहीं, उस समय जो है आप लोगों का आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाएगी। वही हुआ हमारे गरीब किसानों के साथ, ठीक है। यहाँ के लोग अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करना चाहते थे और यही कारण है कि 1897 का एक प्रमुख कारण हमारा आर्थिक कारण हो गया। समझ में आए ना? चलिए सर लिखिएगा बाबू, 5 मार्क्स ऐसे ही नहीं मिलेगा आपको। सुन लीजिए, सैनिक कारण, 1897 की क्रांति का प्रमुख कारण सैनिक कारण था। यहाँ के सैनिकों को कम वेतन दिया जाता था। अब देखिए अंग्रेज सरकार कितना चालाक था भाई, अंग्रेज सरकार है ना भाई, कितना चालाक व्यक्ति था। सुनिए, वह भारत के भी सैनिक को बॉर्डर पे रखते थे, वह अपने देश के भी सैनिक को बॉर्डर पे रखते थे। भारत के सैनिक को देता था 10,000 सैलरी और हमारा जो आपका इंग्लैंड के अंग्रेजों के सैनिक को देता था 30,000 रुपया सैलरी, जबकि ड्यूटी दोनों एक ही टाइम पे कर रहे हैं, जबकि काम दोनों एक ही साथ कर रहे हैं। तो मेरे दोस्तों अंग्रेज सरकार हमारा भारत सरकार के मिलिट्री सैनिक ने कहा कि ये तो बिल्कुल अन्याय हो रही है, हमारे सैलरी 10,000 उनकी सैलरी 30,000, ये बिल्कुल सही नहीं है। तो प्रत्येक 5 भारतीय सैनिकों में एक अंग्रेज सरकार इसे बहुत ही अपमानजनक तरीके से बात करते थे। और मेरे भाई एक रहता था हमारा अंग्रेजों का सैनिक और 5 हमारा रहता था भारत का सैनिक। और ये सैनिक जो है ना मेरे भाई, एक सैनिक 5 सैनिक को काफी टॉर्चर करते थे, क्योंकि इन्हीं का सरकार चलते थे उस समय, इनको चिढ़ाते थे, इन्हीं सैनिकों के द्वारा अपने ही देश के आदमी को मारवाते थे। और मेरे दोस्तों जो है हमारा जो भारतीय सैनिक है वो भारतीय सैनिकों से कहा जाता था कि यहाँ के व्यक्तियों को मार डालो। तो मेरे दोस्तों भारत के सैनिक बहुत ही वफादार थे अपने देश के प्रति। वह कहते हैं जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, क्या जान चली जाए तो कोई परवाह नहीं, पर हम अपने देश के साथ गद्दार नहीं कर सकते हैं, हम अपने देश के साथ गद्दार नहीं कर सकते हैं, हम अपने देश के व्यक्तियों को नहीं मार सकते। हमारे देश के हर एक व्यक्ति हमारा भाई, हमारा बहन, हमारा माता पिता कहलाएंगे। हम अपने माता पिता भाई बहन का हत्या नहीं कर सकते, चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए। ये था सर हमारा सैनिक कारण। समझ में आई ना भाई? जिससे सैनिक अंग्रेज सरकार से दुखी होकर 1897 की क्रांति की। इस प्रकार स्पष्ट हो जाता था कि 1897 की क्रांति का प्रमुख कारण एक प्रकार का हमारा सैनिक कारण भी है। बात करते हैं अगला पॉइंट पे, धार्मिक कारण। 1897 की क्रांति का प्रमुख धार्मिक कारण था अंग्रेज सरकार के द्वारा हिंदू धर्म में कई सुधार किए गए। याद रखिएगा, हिंदू धर्म में अंग्रेज सरकार के द्वारा ना हिंदू धर्म में कई प्रकार के सुधार किए गए, ठीक है। जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा, आप सभी को पता है सती प्रथा में जब किसी भी गर्ल्स का अगर हस्बैंड डेथ हो जाता था तो वो लड़की को भी उसी चिता में मेरे दोस्तों जला दिया जाता था, जिंदा जला दिया जाता था। तो अंग्रेज सरकार ने कहीं ना कहीं ये काम अच्छा किया है, ठीक है ना, अंग्रेज सरकार ने कहीं ना कहीं ये काम अच्छा किया है। तो मेरे दोस्तों अंग्रेज सरकार ने इसको बिल्कुल रोक लगा दिया। तो भारतीय लोगों को लगने लगा कि हमारे धर्म में ये भ्रष्ट पैदा कर रहे हैं। दूसरा, बाल विवाह। लोग उस समय छोटे छोटे शादी हो जाते थे, छोटे छोटे विवाह में शादी हो जाते थे। उठा रे डोली कहाँ कहाँ पिया मिलन की रुतवा, छोटे छोटे मासूम बच्चों को शादी दिया जाता था। तो अंग्रेज सरकार को भी लगा कहीं ना कहीं ये भी गलत नियम है, इस पे भी रोक लगा दिया जाए। हालांकि अच्छा कार्य कर रहा था, लेकिन हिंदुओं लोगों को लगने लगा कि अंग्रेज सरकार हमारे संस्कृति और हमारे धर्म पर क्या कर रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहा है, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति कर दी। मेरे दोस्तों ये 5 कारण जो मैंने बताया ना, एकदम आंख बंद करके ईयरफोन लगा करके अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। फाइनल में मिलेगा बाबू कांग्रेस छाप, ठीक है।
चलिए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आल्बिरूनी, 5 मार्क्स का आप लोगों ने कमेंट किया, मैं 5 मार्क्स का बता रहा हूं, 3 मार्क्स का करेंगे, 3 मार्क्स का भी बताऊंगा। वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर आल्बिरूनी का परीक्षण कीजिए। आल्बिरूनी के बारे में अगर बात करूं सबसे पहले, तो अरबी लेखक आल्बिरूनी ने भारत के विषय में अपनी पुस्तक किताबुल हिंद या तहकीक हिंद, दोनों का नाम एक ही है भाई, दोनों का काम एक ही है, अलग अलग नाम दिया है। किसी का राम तो मोनू नाम भी दिया है, यासिनो, महात्मा गांधी का सिद्धार्थ, महात्मा गांधी, 2 नाम दिया है। इसी तरह से अरबी लेखक आल्बिरूनी ने भारत के विषय में अपनी पुस्तक किताबुल हिंद, किसके बारे में बताया रहा है सर, किताबुल हिंद या तहकीक हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति, रीति रिवाज, भारतीय खान पान, वेशभूषा, उत्साह, त्योहार आदि के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। हमारे जो आल्बिरूनी है, जब वो भारत आए थे तब पुस्तक लिखा था, याद रखिएगा, आल्बिरूनी ने एक पुस्तक लिखा था किताबुल हिंद और या तहकीक हिंद। इसमें हिंद में भारत की सामाजिक स्थिति, भारत की राजनीतिक स्थिति, भारत की खान पान, भारत की रीति रिवाज, भारत की त्योहार, भारत की संस्कृति के बारे में उन्होंने वर्णन किया। ठीक, आपने पुस्तक किताबुल हिंद के 9वें अध्ययन चैप्टर नंबर 9, याद रखिए क्या भाई, चैप्टर नंबर 9 में आल्बिरूनी ने भारतीय जाति व्यवस्था पर विस्तार में से प्रकाश डाला। अब आल्बिरूनी का जो किताब है उसका चैप्टर नंबर 9 अगर आज भी आप उठाएंगे ना आल्बिरूनी का, तो उसका चैप्टर नंबर 9 में ना भारत के जाति व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक डाला है। 4 जाति है भाई, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। आल्बिरूनी ने अनुसार भारतीय समाज को 4 वर्गों में बांटा गया। पहला हमारा ब्राह्मण, दूसरा हमारा क्षत्रिय, तीसरा हमारा वैश्य और चौथा शूद्र। ठीक, इन चारों में ब्राह्मण को सर्वश्रेष्ठ माना। जब आल्बिरूनी के किताब को उठाएंगे हम लोग तहकीक हिंद को, ठीक है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले जो है ब्राह्मण को अच्छा मेरे दोस्तों सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। और हाँ, अगर आप लोगों को मेरे दोस्तों अगर समझ में आ रही है, अच्छा लग रहा है ना, तो कमेंट सेक्शन में खटाखट कमेंट कीजिए। अच्छा लग रहा है तो भी, बुरा लग रहा है तो भी, जैसा लग रहा है लेकिन कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। तो ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है और इनकी उत्पत्ति ब्राह के सिर से हुई है। मतलब मेरे दोस्तों ब्राह्मण की उत्पत्ति सिर से हुआ है, ठीक है, मुख से हुई कोई बोलते हैं तो कोई सिर से हुआ है। क्षेत्र की उत्पत्ति, ये जो क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, क्षेत्र की उत्पत्ति बाह के कंधों से हुई है। क्षेत्र की उत्पत्ति कहां से हुई भाई, याद रखिएगा, बाह से हुई है और हाथ से। जबकि वैश्य की उत्पत्ति जो है जांघों से हुई है। जो वैश्य है भाई, याद रखिएगा, जो वैश्य है उसकी उत्पत्ति कहां से होती है, जांघ से होती है। पहला हमारा ब्राह्मण की उत्पत्ति मुख से होती है, दूसरा हमारा क्षेत्र की उत्पत्ति बाह से होती है या हाथों से होती है। वैश्य की उत्पत्ति जो होती है, वैश्य की उत्पत्ति होती है मेरे दोस्तों जांघों से हुई है। इसलिए समाज में ब्राह्मण के बाद क्षेत्रीय का और इसके बाद वैश्य का स्थान है। इसलिए समाज में ब्राह्मण के बाद वैश्य का और उसके बाद क्षेत्रीय का, उसके बाद वैश्य का स्थान दिया गया है। समाज के सबसे निचले स्थान पर शूद्र थे, क्योंकि उनकी उत्पत्ति ब्राह के पैर से हुई है। और माना जाता है कि जो हमारा शूद्र है, शूद्र जाति है भाई, ये जो है पैर से इसका जन्म होती है और इसलिए मेरे भाई इसको सबसे नीचा देखा जाता है। प्रत्येक वर्ण जाति और उपजाति में बांटा हुआ है। प्रत्येक जो है वर्ण जो है भाई, ये हमारे 4 वर्ण है। प्रत्येक वर्ण जो है मेरे दोस्तों जाति और व्यवस्था में बांटा हुआ पूरी तरह से। बताए मेरे दोस्त, सच कहता है मेरे भाई कि आप लोगों को समझ में आ रहा नहीं, ईमानदारी पूर्वक बताइए। झूठ बोल के फायदा नहीं है भाई, झूठ बोलेंगे पछतावा होगा, झूठ बोल के कोई फायदा नहीं है भाई, ठीक है। एक क्वेश्चन और मेरे शेर शेरनी आप लोगों के लिए, मोहनजोदाड़ो की विशेषता। मैं हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नहीं बता रहा हूँ, मोहनजोदाड़ो की विशेषता बता रहा हूँ। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता तो आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आएगा ही आएगा, जो मैंने आप लोगों को क्रैश कोर्स में बता रहा हूँ। प्यारे सुनेगा, मोहनजोदाड़ो की विशेषता का वर्णन करें। मेरे शेर शेरनियों सुनाइए। मोहनजोदाड़ो का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सार्वजनिक भवन विशाल स्नानागार है जो हमारा मोहनजोदाड़ो में, यस, जिसका जलाशय दुर्ग के किले में स्थित है। उत्तम कोटि के पक्की ईंटों से बना है। याद रखिएगा, हमारा जो मोहनजोदाड़ो का जो, समझ गए ना भाई, मोहनजोदाड़ो का जो नहाने का, स्नान करने का जो बड़ा सा बांध है, स्नानागार है, वह पक्की ईंटों से बना विशाल स्नानागार स्थापत्य कला का सुंदर उदाहरण है। स्थापत्य कला मतलब प्राचीन काल का कुछ ना कुछ देन है, आज भी स्थित है ये पाकिस्तान में। यहाँ जलाशय 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है। बात को समझिए मेरे भाई, क्या कह रहा हूं।
12, याद रखिए 12 मीटर लंबा, 7 मीटर चौड़ा और लगभग 3 मीटर गहरा है हमारा जलाशय। कौन? स्नानागार। इसके दोनों किनारे पर अर्थात इसके उतरने के लिए उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई है। उत्तर से दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनाई गई है ताकि लोग उसको धार्मिक अवसर में प्रयोग कर सकते हैं और उतरने के लिए उनको सहायता मिल सके। ठीक है, अर्थात इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में नीचे से जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई है। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना है। अब स्नानागार का जो फर्श होती है ना गुरुजी, वो फर्श पूरी तरह से पक्की ईंटों का बना हुआ है। ठीक है, इसके 3 और कमरे बने हुए हैं ताकि लोग कपड़ा वगैरह अपना चेंजेस कर सकती है। ठीक है ना भाई, चलिए सर। और 3 कमरे बने हुए हैं, इनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। 3 को कमरा बना हुआ था ना, उनमें से एक कुआं में, एक घर में बड़ा सा कुआं बना हुआ था। ठीक है, जिससे जलाशय से पानी आता था और कुएं से ना भाई वो स्नानागार में पानी आते थे, उसको जोड़ दिया गया था। जलाशय का पानी निकलने के लिए एक नाली बनाया गया था और जलाशय जो हमारा स्नानागार है बड़ा सा, वो स्नानागार का जो गंदगी पानी है उसके लिए एक नली बनाया गया था। उसके लिए एक नली बनाया गया था। ठीक है, नली बनाया गया था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी तरफ अपेक्षाकृत छोटी संरचना में 8 स्नानागार बने हुए थे। और मेरे भाई एक बड़ा सा स्नानागार के बाद 8 गो छोटा छोटा स्नानागार बनाया गया था। कितना? 8 गो छोटा छोटा स्नानागार बनाए गए थे। ठीक है, इस संरचना के अनोखेपन तथा क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ मिलने से ऐसे प्रतीत होता है कि इसका प्रयोग धार्मिक अनुष्ठानों के समय स्नान के लिए किया जाता है। जब यहाँ पे हम लोग जाते हैं तो हमें पता चलता है कि मेरे दोस्तों इसका जो प्रयोग होती है ना, बड़ा सा स्नानागार का प्रयोग लोग जो है धार्मिक अवसरों में इसका प्रयोग क्या करते थे। याद रखिए, क्या बताएंगे सर? ये जो हमारा धार्मिक अनुष्ठानों में इसका प्रयोग किए जाते थे। कोई भी त्योहार आती थी उस समय प्रयोग किया जाता था, जो आज भी भारतीय जनजीवन का एक महत्वपूर्ण आवश्यक अंग है। यह है सर हमारा मोहनजोदड़ो का पूरा विस्तार पूर्वक विशेषता। बताएं मेरे शेरों शरणियों, क्या समझ में आया या नहीं? सच बताइएगा। चलिए सर, एक क्वेश्चन और बताता हूं। मगध साम्राज्य के शक्तिशाली होने का क्या कारण था? बहुत बड़ा स्टोरी है भाई इसके पीछे। मगध साम्राज्य का शक्तिशाली होने का बहुत बड़ा स्टोरी है भाई, जो मजा से समझने वाला है। याद रखेगा, 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक एक प्रमुख शक्ति के रूप में मगध महाजनपद की शक्तिशाली होने का निम्नलिखित कारण है। अब थोड़ा यहाँ गौर मत कीजिए, मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनिए। बौद्ध ग्रंथ के या बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय साहित्य में 16 महाजनपद का उल्लेख किया। टोटल महाजनपद कितना है? 16। इन 16 महाजनपद, जैसा भी हम लोग बोलते हैं ना कि भारत में 28 राज्य है, उस समय 16 महाजनपद था। 16 महाजनपद में सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध साम्राज्य थी। ठीक, क्या था भाई? मगध महाजनपद। इसका कारण था भाई, मगध महाजनपद का जो है ना सबसे शक्तिशाली होने का कारण था। क्या कारण था? भौगोलिक कारण। याद रखें, लो समृद्ध भंडार। मगध की दोनों राजधानी राजगीर और पाटलिपुत्र सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान पर था। अब हमारा भौगोलिक दृष्टि से अगर मैं बात करूं, भौगोलिक स्थिति, भौगोलिक सिचुएशन की अगर मैं बात करूं फिजिकली, तो मेरे दोस्तों मगध की दोनों राजधानी, चाहे आप राजगीर लीजिए या पाटलिपुत्र लीजिए, दोनों जो है ना मेरे भाई वो सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आगे देखिए, राजगीर 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। राजगीर जो थे ना भाई वो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ था। ये था हमारा राजगीर, 5 को पहाड़ी से घिरा हुआ था। उनको याद रखेगा मेरे भाई, आसानी से मिल जाती थी। याद रखना है क्या? हाथी मिल जाते थे जो वो युद्ध के क्षेत्र में प्रयोग कर सकते थे, और मगध पर कोई हमला नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि इतना बड़ा बड़ा पहाड़ों को फान कर कौन आएंगे। ठीक है ना? तो 5 पहाड़ी से घिरा हुआ एक दुर्ग के समान था। वही पाटलिपुत्र गंगा, गंडक और सो नदी तथा पुनपुन नदी से घिरे होने के कारण एक जलदुर्ग के समान था। और हमारा जो मगध थी ना भाई, वो हमारा मगध गंगा नदी, पाटलिपुत्र नदी, गंगा नदी, गंडक नदी, सोन नदी और पुनपुन नदी के किनारे बसा हुआ था। अब इस नदी का पानी मगध साम्राज्य के लोग सिंचाई के लिए प्रयोग करते थे, और वहां की फसल का उत्पादन बहुत ही शानदार तरीके से होता था। वहां की फसल का उत्पादन बहुत ही शानदार तरीके से होता था। ठीक, दूसरी ओर है
कि गंगा नदी के द्वारा, सोन नदी के द्वारा, पुनपुन नदी के द्वारा बहाए गए मिट्टियों को लोग उठा करके अपने खेतों में खाद्य पदार्थ के रूप में उसको यूज करते थे, खाद्य के रूप में यूज करते थे, उपयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो मेरे दोस्तों वो हमें ज्यादा से ज्यादा फसल का उत्पादन करते हुए नजर आते थे। ये पहला कारण था। सुनिए, ठीक है, रट्टा लगाने से कुछ नहीं होने वाला है बाबू। दूसरा, लोह के समृद्ध भंडार। मगध के दक्षिणी क्षेत्र में आधुनिक झारखंड में लोहे के भंडार होने के कारण लोहे के हथियार उपकरण आसानी से मिल जाते थे। अब मगध था भाई, वह दक्षिण भाग से, मगध का दक्षिण भाग झारखंड से सटा हुआ है। और हम सभी को पता है कि झारखंड परिपूर्ण देश है खनिजों का। जो खनिज जो है मेरे भाई झारखंड से उनको प्राप्त हो जाती थी। मतलब उस समय बिहारी था भाई, बिहार भी नहीं था, ठीक ना, उस समय उसको आसानी से मिल जाती थी। उपजाऊ कृषि। मगध का क्षेत्र कृषि की दृष्टि से काफी उर्वरक था। मगध का जो भूमि थी ना भाई, जमीन जायदाद, जो जगह था, पानी था, या मैं बोल सकता हूं जो मिट्टी थी ना, वो काफी उपजाऊ था, जो किसानों को काफी फसल दे रहे थे। यहाँ के लोग अन्न उत्पादन में आत्मनिर्भर थे। जल मार्ग से यातायात के साधन। गंगा तथा उसकी सहायक नदी के समीप होने के कारण जल मार्ग से यात्रा सस्ता और आसान हो जाती थी। अब गंगा नदी के जो जितने भी सहायक नदी है, पुनपुन नदी हो गया, सोन नदी हो गया, इसके अलावा गंडक नदी हो गई, जो नदी है ना भाई, वो नदी के माध्यम से वो जो है बिजनेस करते थे, व्यापार करते थे, और कम पैसे में उनकी यात्राएं हो जाती थी, और वो मेरे दोस्तों अच्छे अच्छे सामान को लाया करते थे। या अपने साम्राज्य के द्वारा जो भी फसल के उत्पादन होते थे, वो नाव के द्वारा, वो बोट के माध्यम से वो दूसरी जगह पर जाकर अपने सामान को बेचा करते थे। ये है सर हमारा मगध साम्राज्य का क्या है भाई, बोलिए, बोलते ही नहीं आप लोग, शक्तिशाली होने का कारण। ठीक, और कारण देखिए, सुनिए सर, हाथी की उपलब्धता। याद रखिएगा, क्षेत्र के घने जंगलों में हाथी काफी संख्या में पाए जाते थे। मैंने अभी जस्ट बताया कि मगध हमारा पांचों ओर जो है, मगध जो है हमारा घिरा हुआ है। किससे घिरा हुआ है सर? पांचों ओर से घिरा हुआ है। कौन? तो बताएंगे सर हमारा मगध। मगध अगर जंगलों से घिरा होगा, पहाड़ियों से घिरा होगा, तो मेरे भाई कहीं ना कहीं उनको मिलेगी क्या, कहीं ना कहीं उसको मिलेगी हाथी। तो हाथी जो है ना युद्ध के क्षेत्र में वो काफी, याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इस्तेमाल करते थे युद्ध के क्षेत्र में, आसानी से मिल जाती थी। योग्य शासक। मगध साम्राज्य के आरंभिक शासक बिंबिसार, अजात शत्रु और महापद पंदनंद आदि अत्यधिक योग्य एवं महत्वाकांक्षी थे। इन्हीं नीतियों के कारण मगध आज क्या है हमारा सबसे शक्तिशाली बनकर उभर कर सामने आए। मेरे दोस्त बताइए, क्या आप लोग चाहते हैं कि सर हाँ हम लोगों को जल्दी से 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन करवा दीजिए? तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को 3 मार्क्स का भी क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा। अगर आप लोग तैयार है, वीडियो को शेयर करेंगे तो आप लोग जरूर बताइएगा। फिलहाल हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में।